In this question, we have given that a magnet is moving towards a coil along its axis and the EMF induced in the coil is E. If the coil also starts moving towards the magnet with the same speed, the induced EMF will be. क्वेश्चन में ऐसे दिया गया है कि ए मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स ए कॉइल। यहाँ पे एक कॉइल है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास एक कॉइल है और यहाँ पे एक मैग्नेट है हमारे पास। मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स ए कॉइल अलोंग इट्स एक्सिस। ये हमने कॉइल का एक्सिस मान लिया। मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल मतलब जो इस डायरेक्शन में, कॉइल के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका स्पीड हमने v मान लिया। और मैग्नेट इज मूविंग अलोंग इट्स एक्सिस, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज E। ईएमएफ को हमने E मान लिया। इफ द कॉइल ऑल्सो स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द मैग्नेट, कॉइल भी मैग्नेट की तरह मूव कर रहा था, मैग्नेट की डायरेक्शन मतलब मैग्नेट की जो कॉइल मैग्नेट की तरह मूव कर रहा था, ऑल्सो स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स मैग्नेट विद द सेम स्पीड, यह भी v से मूव कर रहा है। द इंड्यूस्ड EMF विल बी, जो EMF होता है वो होता है हमारे पास d∅/dt। इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और आप इसमें रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो, v रिलेटिव इज इक्वल टू, आप देखो कि अगर दो चीज़ें ऐसे दोनों की डायरेक्शन में जा रहा है तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी 2v होगा, 2v। तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी हो गया 2v। और हमें ये पता है कि जो रेट आता है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो आता है वो हमारे पास आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये याद रखना होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी। तो अगर v वेलोसिटी के लिए EMF E हुआ था पहले, आप देखो कि पहले मैग्नेट को हमने मूव कराया कॉइल की दिशा में, मतलब मैग्नेट को हमने कॉइल की दिशा में मूव कराया और वेलोसिटी v था तो EMF E हो गया। लेकिन अब जब वेलोसिटी 2v हो गया तो EMF भी ऑब्वियसली 2e होगा हमारे पास। तो आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पे 2e। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि थिन वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर L इज इक्वल टू 2 मीटर इज परपेंडिकुलर टू XY प्लेन, परपेंडिकुलर टू XY प्लेन। इट इज़ मूव्ड विद वेलोसिटी, वेलोसिटी ये पर हमें दिया हुआ है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप मीटर पर सेकेंड थ्रू ए रीजियन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन b इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप वेबर पर मीटर स्क्वायर। देन पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ वायर। तो इसमें हम एक डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। आप देखो कि आपको पता होगा कि फोर्स का फार्मूला होता है Q इन डॉट V क्रॉस B, मतलब Q इंटू V क्रॉस B होता है हमारे पास फोर्स का फार्मूला। फोर्स को हम लिख सकते हैं Q इंटू E, Q इंटू E ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। तो यहाँ से और यहाँ से Q हम काट देंगे, Q कैंसिल कर देंगे, फिर E बन गया हमारे पास ये। और आपको पता होगा कि जो आप देखो कि E क्या होता है, E मतलब हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों में क्या होता है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड V क्रॉस B हुआ तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारे पास, वो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू V क्रॉस B इंटू L हो जाएगा। क्योंकि आप देखो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड V क्रॉस B हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस को हमने लेंथ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा V क्रॉस B। हम निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट में आप देखो 2 3 1 और ये 1 2 0 और ऊपर i कैप j कैप k कैप। डिटर्मिनेंट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा हमारे पास -2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके ये आएगा हमारे पास, आप सॉल्व करके देख सकते हो। तो यहाँ से अगर हमें डेल्टा भी निकालना होगा वो होगा हमारे पास -2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, जो कि हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व करके निकाला। इससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा L, और L आप देख लो कि
लेंथ 2 मीटर परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, मतलब ये एक्स और वाई मतलब ये जेड प्लेन में है, मतलब के कैप होगा इसका 2 के कैप। ये दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो फिर ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 वोल्ट्स। तो 2 वोल्ट्स जो होगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन। इस क्वेश्चन में दिया है कि ये रॉड ऑफ लेंथ एल रोटेट्स विद अ स्मॉल बट यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक field B exists parallel to the axis of rotation. The potential difference between center of rod to an end. अच्छा, मतलब रॉड कुछ ऐसा है हमारे पास, टोटल लेंथ इसका हमने L लिया था, तो जो हाफ लेंथ हुआ वो L/2 हो गया और ये भी हमारे पास L/2 हो गया, मतलब इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है और उसके अबाउट ये घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। आप फॉर्मूला पहले हम डिराइव कर लेंगे इसका, कि फॉर्मूला इसका क्या होता है। आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स बाय चार्ज। फोर्स होता है हमारे पास क्यू वी बी और चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज, क्यू से क्यू गया। और ई हम क्या लिख सकते हैं, ई हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू बी वी। इससे हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू बी वी। फिर ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ मतलब ईएमएफ आप डेल्टा वी से भी दिखा सकते हो या फिर ई से भी दिखा सकते हो, कुछ भी दिखा सकते हो। ईएमएफ क्या होगा, आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है या फिर जो ईएमएफ आता है हमारे पास, वो ये इनटू जो डिस्टेंस होता है वो आता है। तो इनटू डिस्टेंस अगर हम करेंगे तो फिर ईएमएफ का फॉर्मूला बन जाएगा बी वी और एल, बी वी एल बन जाएगा हमारे पास। लेकिन यहाँ पे L/2 दिया हुआ है तो ये हम बाद में देखते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे हम ई के बदले डी ई मान लेंगे, क्योंकि अगर हम एक छोटे से एलिमेंट के बारे में ले रहे हैं तो हमें डी ई लेना पड़ेगा, बी वी इंटू डी आर। ये आ गया हमारे पास और अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले आप देख लो कि वी को हम क्या लिख सकते हैं, वी को हम लिख सकते हैं आर ओमेगा। तो डी ई इज इक्वल टू बी, वी को लिख सकते हैं हम डी आर, बी को हम आर ओमेगा लिख लिया हमने। तो अगर हम इसका इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड से तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ई एम एफ इज इक्वल टू बी और ओमेगा बाहर ले लेंगे और आर स्क्वायर बाई 2 यहाँ से ले लिया। और जो लिमिट होगा वो लिमिट आप देखो कि 0 से L/2 तक होगा, लिमिट होगा यहाँ पे 0 से L/2 तक, ये लिमिट होगा हमारे पास, ये लिमिट हो गया। तो इसके बाद अगर हम इसको पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर, 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। और मैं एक बात बोल रहा हूँ कि इसको करने का एक शॉर्टकट तरीका है, वो शॉर्टकट तरीका है कि आप डायरेक्टली याद रख लो कि ई एम एफ होता है, ई एम एफ इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर और एल यहाँ पे है L/2 का स्क्वायर और ये 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर आ गया। तो ये डायरेक्टली भी आप कर सकते हो कि हाफ, आप ये याद रख लेना कि रॉड के लिए ई एम एफ होता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर और एल यहाँ पे L/2 है। तो ये हो गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इन द फिगर मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड द रॉड ऑफ लेंथ L is moving in this field such that the bottommost point has velocity v1 and the topmost point has velocity v2 greater than v1. The EMF induced is given by v2 को greater than v1 दिया है, मतलब रॉड कुछ ऐसे रोटेट हो जाएगा, क्योंकि अगर v2 ज़्यादा है v1 से तो रॉड को ऐसे रोटेट होना चाहिए। तो रॉड अगर ऐसे रोटेट होगा तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख लो कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है और ये लेंथ है हमारे पास L, ये L लेंथ है। और आप एक पॉइंट मान लो जिसके अबाउट ये घूम रहा है, आप एक इमेजिनरी पॉइंट ऐसे मान लो, ये इसके अबाउट घूम रहा है, आप मान लो ये, और इतने पोजीशन को आप मान लो D। तो इस पोजीशन में जो V1 है, V1 इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर क्या है यहाँ पे D, V1 इज इक्वल टू डी ओमेगा। और लेकिन एंगुलर स्पीड तो इसका कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर स्पीड तो इसका चेंज नहीं होगा। तो जो ऊपर है वो v2 है, तो v2 इज इक्वल टू आर, यहाँ पे आर क्या है L प्लस डी है, L प्लस डी, एंगुलर स्पीड इसका सेम रहेगा ओमेगा, L प्लस डी ओमेगा। ये v1 और v2 का वैल्यू आ गया हमारे पास। और
आप एक चीज़ देखो यहाँ पे कि जो फोर्स होता है वो होता है क्यू वी बी। फोर्स को हम लिख सकते हैं क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है वी बी। तो जो हमारे पास ईएमएफ हो जाएगा वो हो जाएगा बी वी डी एक्स। और वी को हम लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू आर ओमेगा एक्स ओमेगा हम लिख लेंगे डी एक्स, मतलब ये डी ई हो जाएगा, तो ये एक फाइनल फार्मूला आ गया हमारे पास। आप ये फार्मूला याद रखना, डी ई इज इक्वल टू बी एक्स ओमेगा डी एक्स, और दोनों साइड में अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो ये ऐसा बन जाएगा ई इज इक्वल टू बी बाहर आ जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा। और x का वैल्यू अब क्या है यहाँ पे, x का वैल्यू यहाँ पे है d से d प्लस एल तक। x है यहाँ पे d से d प्लस एल तक इज इक्वल टू बी ओमेगा बाई 2 d प्लस एल होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ये अगर ऐसा हुआ तो अब देखो कि जो डी प्लस एल है, डी प्लस एल का वैल्यू क्या हुआ यहाँ से, V2 इज इक्वल टू डी प्लस एल इंटू ओमेगा। तो डी प्लस एल यहाँ से हुआ V2 बाई ओमेगा, डी प्लस एल का वैल्यू यहाँ पे हुआ V2 बाई ओमेगा। तो इसको अगर हम ई एम एफ इक्वल टू बी ओमेगा बाई 2, डी प्लस एल का वैल्यू हो गया V2 स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, V1 इक्वल टू डी ओमेगा। तो डी का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास V1 बाई ओमेगा, V1 स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर। तो ये ओमेगा से ये दोनों कट गया, तो EMF का जो फाइनल वैल्यू आया हमारे पास वो आया V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। ये कुछ ऐसा बन जाएगा हमारे पास। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, इन द EMF इंडूस इज गिवन बाई V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। तो इसमें हम ऐसा भी देख सकते हैं कि इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये हम देख लेते हैं। तो इसके बाद हमें इसको ऐसे सॉल्व करना होगा कि आप देखो कि EMF जो है वो यहाँ पे मैंने B को मिस कर दिया, तो B आ गया यहाँ पे सामने, तो B बाई 2। अच्छा, तो इसके बाद EMF आ जाएगा यहाँ पे 1/2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 इंटू V2 माइनस V1 बाई ओमेगा। और आप एक चीज़ देख लो यहाँ पे कि V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा हो जाएगा यहाँ पे, ओमेगा यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा V बाई आर। और V जो है वो हमारे पास, अगर हम रिलेटिव स्पीड लेते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी इसका क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी होगा हमारे पास यहाँ पे V2 माइनस V1, क्योंकि V2 का स्पीड ज़्यादा है, V2 माइनस V1 बाई आर क्या है हमारे पास L, तो ये है हमारे पास ओमेगा का वैल्यू। तो E को अगर हम फिर भी सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 B V1 प्लस V2 इंटू V2 माइनस V1 और डिवाइडेड बाई ओमेगा है, मतलब इंटू L बाई V2 माइनस V1, मतलब इससे ये कैंसिल हो गया। तो जो E का फाइनल मतलब EMF का जो फाइनल वैल्यू है हमारे पास, वो फाइनल वैल्यू हमारे पास आएगा हाफ B V1 प्लस V2 इंटू L। ये हो गया हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन, हाफ B V1 प्लस V2 इंटू L। ये सी नंबर होगा इसका फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में गिवन है कि ए स्क्वायर वायर ऑफ लूप
स्क्वायर वैल्यू ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड, मतलब इसका साइड है 10 सेंटीमीटर, साइड लाइज एट राइट एंगल टू फॉर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 20 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड 20 टेस्ला, एरिया है 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इजकल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इजकल टू 100 बाई मीटर स्क्वायर, मतलब 1/100 मीटर स्क्वायर। ए 10 वोल्ट light bulb is in a series with loop as shown in figure. The magnetic field is decreasing steadily to zero. Magnetic field decreasing steadily to zero over a time interval delta t. The bulb will shine with full brightness if delta t is equal to full brightness if delta t is equal to, मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड वोल्टेज है हमारा 10 वोल्ट, क्योंकि 10 वोल्ट पे बल्ब फुल ब्राइटनेस से शाइन करेगा। तो जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है हमारे पास वो हमारे पास है 10 वोल्ट। अब एक चीज़ देखो कि E होता है इक्वल टू डी 5/dt, d5/dt को हम लिखेंगे d इंटू बी ए कॉस। तो ये हो गया हमारे पास dBA/dt, dBA/dt। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे रिक्वायर्ड वोल्टेज है हमारे पास 10 वोल्ट, एरिया तो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, एरिया यहाँ पे कांस्टेंट है, तो एरिया यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/100 इंटू dB/dt। dB/dt आप देखो कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 की तरफ जा रहा है 20 से, तो ये 20 होगा डिवाइडेड बाय dt, और dt का जो फिर वैल्यू आएगा यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास 0 से 0 गया 2 से 5, तो ये 1/50 आना चाहिए। तो जो dt आ गया हमारे पास वो आ गया हमारे पास 1/50 सेकेंड्स, और 1/50 सेकेंड को हमें मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब 1/50 को अगर हम मिली सेकेंड में कन्वर्ट करते तो 1/50 इंटू इससे मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 20 मिली सेकेंड हो जाएगा हमारे पास। 20 मिली सेकेंड जो आंसर है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 30 का ए नंबर हो गया 20 मिली सेकेंड। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 5 हेनरी इज जॉइंट टू ए सेल ऑफ EMF 6 वोल्ट थ्रू ए रेजिस्टेंस 10 ओम एट ए टाइम t इक्वल टू 0। द EMF अक्रॉस द कॉइल एट टाइम t इज इक्वल टू ln√2 सेकेंड इज। तो पहले हम इसका जो टाइम कांस्टेंट है टाउ वो निकाल लेंगे। टाइम कांस्टेंट का वैल्यू होता है L/R। L यहाँ पे दिया है हमारे पास 5 हेनरी, और R का वैल्यू है हमारे पास, R कहा गया R रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, सो 0.5 सेकेंड्स। ये हो गया हमारे पास टाइम कांस्टेंट टाउ का वैल्यू। जो T का वैल्यू है हमारे पास वो है ln√2 सेकेंड्स। t/टाउ का वैल्यू, तो फिर क्या आएगा हमारे पास t/टाउ का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये ln√2 इंटू डिवाइडेड बाई 1/2 होगा, तो ये इंटू 2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू ln√2 की पावर, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ln√2 की पावर 2 इक्वल टू ln2 हो जाएगा ये हमारे पास ln2। तो t/टाउ का वैल्यू है हमारे पास ln2, और जो EMF का वैल्यू आता है वो होता है हमारे पास EMF इक्वल टू E0 e की पावर माइनस t/टाउ। तो EMF इक्वल टू E0 का वैल्यू हमें दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हो 6 वोल्ट, 6 एंड e की पावर माइनस t/टाउ माइनस ln
2 और माइनस ln2 को हम लिख सकते हैं e की पावर ln 1/2 और e और ln एक साथ है तो ये ln हट जाएगा यहाँ से और e भी हट जाएगा तो e होगा हमारे पास 6 × 1/2 = 3। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3 वोल्ट यहाँ पे फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एन इंडक्टर कॉइल स्टोर्स U एनर्जी व्हेन I current is passed through it and dissipates energy at the rate of T. The time constant of the circuit when this coil is connected across a battery of 0 internal resistance is. The formula of internal energy is half Li² and the formula of power is I² R. And the formula of time constant is L/R. So from here we can write L is equal to 2U/I². From here we can write R is equal to P/I². L/R 2U/I² into I²/P is equal to 2U/P. So answer option number C will be the correct option. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इन ए LRDK सर्किट द इंटरनल करंट एट T = 0 इज I द टोटल चार्ज दैट फ्लोन थ्रू द रजिस्टर टिल द एनर्जी इन द इंडक्टर हैज़ रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इस इनिशियल वैल्यू। मतलब जो फाइनल एनर्जी है वो 1/4 ऑफ इनिशियल एनर्जी है। तो जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो होता है हाफ Li²। तो 1/4 हाफ Li² इक्वल टू हाफ Li'²। I' मतलब जो फाइनल करंट है वो। तो इसको सॉल्व करके आता है हमारे पास I' इक्वल टू I/2। जो I' की वैल्यू होता है मतलब जो फाइनल करंट है वो I/2 है। आपको हमें पता है कि जो EMF होता है वो होता है d∅/dt। V इज इक्वल टू IR। सो E को हमने IR लिख लिया और इक्वल टू d∅/dt IR और I और dt हमने यहाँ लेगा तो d∅/R। तो I इंटू dt इज इक्वल टू Q होता है। Q इज इक्वल टू d∅/R मतलब चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस। चेंज इन फ्लक्स आपको पता है कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो होता है phi इज इक्वल टू Li और या फिर n phi इज इक्वल टू Li। यहाँ पे n का वैल्यू है 1। तो d phi जो है वो होता है L इंटू डी आई। L और I डी आई का वैल्यू है I जो कि फाइनल। अब देखो कि जो फाइनल करंट है वो है हाफ ऑफ इनिशियल करंट। तो 1 - 1/2 ये है चेंज इन करंट इक्वल टू Li/2। डी फाई का वैल्यू आ गया Li/2 और Q इज इक्वल टू डी फाई का वैल्यू हमने पुट कर दिया Li/2 और नीचे जो R था वो है तो Li/2R। ये है हमारा फाइनल आंसर। Find the ratio of time constant in build-up and decay in the circuit as shown in the figure. For the build-up the switch is on and for decay the switch is off. तो इसको अगर हम करेंगे तो फिर आप देखो कि अगर हम पहले स्विच को ऑन मतलब स्विच को यहाँ पे हमने ऑन कर दिया when we turn on the switch then the build-up circuit looks like this where the 2R and L is directly attached to V and we don't consider this R because it is joined parallel to it and we will consider only the to which the inductor is attached so that it acts as build up because in here there is no inductor so it will not act as build up. So time constant is tau is equal to L/2R because it's 2R and in the decay circuit time constant will be L/3R because here we will take into consideration this L and 2R and this R. So this will become our decay circuit and R equivalent will become 3R too. So time constant will be L/3R. So the final answer will be 3:2. तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि इन ALRDK circuit the initial current at T is equal to 0 is I the total charge that has flown through the resistor till the energy in the inductor is reached to 1/4 of its initial value is. तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/4 U/I इक्वल टू UF। मतलब जो फाइनल एनर्जी है हमारे पास वो इनिशियल एनर्जी का 1/4 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो फिर ये कुछ ऐसा आता है कि
जो इनिशियल एनर्जी है उसका अगर हम 1/4 निकालते तो फाइनल आता है, मतलब 1/4 और हाफ एल आई स्क्वायर आई, मतलब जो आई इनिशियली था वो हम निकालेंगे, फिर इसको हम करेंगे हाफ एल, जो एल है वो तो सेम ही रहेगा, आई डैश मतलब जो फाइनल करंट है उसका स्क्वायर, तो हाफ आई यहाँ से हमें तो इसको अगर हम सॉल्व करते तो हमारे पास आता है हाफ आई इक्वल टू आई डैश और आई डैश इक्वल टू आई बाई टू, आई डैश इक्वल टू आई बाई टू, ये हमारे पास जो मेन चीज़ है वो आ जाता है। और ई को हम लिखते हैं डी फाई बाई डी टी, ई मतलब ई एम एफ इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, और वोल्टेज को हम लिखते हैं वी इज इक्वल टू आई आर, तो ई एम एफ को हमने लिख लिया यहाँ पे आई आर इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, आई आर डी टी को हमने उधर ले गए और आर को हम इधर ले आए, तो आई डी टी इज इक्वल टू डी फाई बाई आर, आई इंटू डी टी इज इक्वल टू क्यू होता है, क्यू इज इक्वल टू डी फाई बाई आर, और क्यू इज डी फाई बाई आर, और आप देखो यहाँ पे कि फाई इज इक्वल टू एल आई या फिर एन फाई इज इक्वल टू एल आई, जहाँ पे एन का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो डी फाई इज इक्वल टू एल डी आई, तो डी आई जो है वो है हमारे पास चेंज इन करंट, चेंज इन करंट है आई डैश माइनस आई, मतलब एक्चुअली ये है आई माइनस आई बाई टू, तो ये हो गया हमारे पास एल आई बाई टू, तो जो क्यू है वो हुआ डी फाई बाई आर, और जो क्यू है वो है हमारे पास एल आई बाई टू, मतलब डी फाई का जो वैल्यू है वो आया हमारे पास एल आई बाई टू, एल आई बाई टू, और नीचे जो आर था वो आर, तो एल आई बाई टू आर ये हमारे पास आ गया। इन दिस क्वेश्चन वी गिवन दैट an inductor coil stores U energy when I current is passed through it and dissipates energy at the rate of P. The time constant of the circuit when the coil is connected across a battery of zero internal resistance is, जो U है वो U का फॉर्मूला है हमारे पास हाफ एल आई स्क्वायर, U मतलब यहाँ पे हमारे पास एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो यू होता है, यू इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, एल यहाँ पे इंडक्टेंस है, तो यहाँ से एल आ जाएगा हमारे पास 2u बाई आई स्क्वायर, और पावर हमको पता है कि पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, और आर यहाँ से आ जाएगा हमारे पास पी बाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो टाइम कांस्टेंट है वो हमारे पास एल बाई आर होता है, तो यहाँ से हमने एल निकाल दिया, यहाँ से हमने आर निकाल दिया, तो टाइम कांस्टेंट इक्वल टू एल बाई आर इज इक्वल टू एल का वैल्यू 2u बाई आई स्क्वायर, और आर का हमने रेसिप्रोकल कर दिया इंटू आई स्क्वायर बाई पी, तो इसका जो फाइनल आंसर आ गया वो आया 2u बाई पी, ये हो गया फाइनल आंसर, मतलब ऑप्शन सी। अभी आता है हमारे पास क्वेश्चन, 2 कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, मतलब 2 कॉइल है हमारे पास, उनको हम आपस के उन दोनों को हम आपस में आमने सामने रखेंगे। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ कॉइल्स डिपेंड्स अपॉन, उन दोनों कॉइल का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन नंबर ए द रेट्स एट विच करेंट्स आर चेंजिंग इन द 2 कॉइल्स, ऑप्शन बी रिलेटिव पोजिशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द 2 कॉइल्स, ऑप्शन सी मटेरियल ऑफ द वायर ऑफ कॉइल्स, एंड ऑप्शन डी द करंट इन द 2 कॉइल्स। आप देखोगे एक चीज़ की जो ए नंबर ऑप्शन है इसमें दिया गया है कि द रेट एट विच करंट इज चेंजिंग इन 2 कॉइल्स, द फॉर्मूला जो है हमारे पास वो आपको याद होना चाहिए कि जो ई एम एफ का वैल्यू है ई एम एफ इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी। यहाँ पे आप देखो कि डी आई बाई डी टी ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को चेंज करते हैं तो ई एम एफ यहाँ पे चेंज होगा, लेकिन जो एम है यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट की तरह एक्ट कर रहा है, तो एम यहाँ पे कांस्टेंट है, तो डी आई बाई डी टी चेंज होने से एम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। आप देखो कि रिलेटिव पोजीशन और ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, ऑब्वियसली अगर हम 2 कॉइल को पास में ले आएंगे तो उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा होगा, और ए ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा। ऑप्शन सी द मटेरियल्स ऑफ द वायर्स ऑफ द कॉइल, द मटेरियल ऑफ द वायर, मटेरियल के ऊपर कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता म्यूचुअल इंडक्टेंस में। और ऑप्शन डी द करंट इन द 2 कॉइल, ऑब्वियसली करंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देखो कि अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो इस फॉर्मूले में करंट बढ़ेगा, लेकिन इसमें 5/2 ये जो है ये भी बढ़ जाएगा, तो अगर दोनों बढ़ेंगे तो ये दोनों प्रोपोर्शनलिटी बढ़ेगा, तो ये दोनों से दोनों फिर कैंसिल हो जाएगा, मतलब जितना प्रोपोर्शन में बढ़ेगा तो ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा तो करंट बढ़ाने से, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिलेटिव पोजीशन और ओरिएंटेशन ऑफ द 2 कॉइल्स। In this question we are given that 2 coaxial solenoids are made by winding thin insulated wire over a pipe of cross-sectional area is equal to 10 cm square and length is equal to 20 cm. If one of the solenoids has 300 turns and the other 400 turns, their mutual inductance is, मतलब जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है वो है हमारे पास म्यू नॉट N1 इंटू ए बाई एल, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। म्यू नॉट का वैल्यू है 4.2 -7 क्वेश्चन में गिवन है, और ये याद भी होना चाहिए टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और यूनिट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये हेनरी होगा।
ये वैसे हेनरी होगा। अच्छा, तो म्यू नॉट N1 इंटू यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास है 300 टन 400 टन N1 इंटू A बाई एल। ए का वैल्यू दिया है कि A इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हम मीटर में करते हैं तो 10 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर एरिया। एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द वी हैव टू फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो the mutual inductance is divided by length here is given 20 centimeter, to 20 centimeter is equal to 20 by 100 meter. So after solving this, the final answer that will come is 2.4 × 10⁻⁴ Henry. In the figure we are given that the difference between the equivalent inductance in the following figures is NL. Then find the value of N given coupling coefficient between the two inductance C is equal to 1/√2. मतलब यहाँ पे जो कपलिंग कोएफिशिएंट हमारे पास दिया हुआ है वो है C इज इक्वल टू 1/√2 और एक फॉर्मूला है कॉमन हमारे पास, जो फॉर्मूला है M इज इक्वल टू C √L1 L2। C मतलब यहाँ पे कपलिंग कोएफिशिएंट है, इसको हम K भी लिखते हैं। तो यहाँ पे M इज इक्वल टू C का वैल्यू है 1/√2, L1 का वैल्यू है L और 2L √L 2L। M इज इक्वल टू 1/√2 इंटू √2L। तो ये गया, तो M इज इक्वल टू L, ये आ गया हमारे पास। ये है 1 नंबर इक्वेशन। और ऐसे टाइप के केस में हमें हमेशा ऐसा करना होगा कि आप देखो कि ये ऐसे टर्न हो रहा है और ये भी सेम पैटर्न में ऐसे टर्न हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये ऐसे टर्न हो रहा है लेकिन ये इस पैटर्न में टर्न हो रहा है। मतलब इसका जो हम आप ऐसे कोई फिगर के लिए जो यहाँ पे दो ऐसे देख सकते हो, ऐसे पैटर्न दो जब देखोगे आप तभी इसका एक जनरल फार्मूला ऐसा है कि L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M, ये है इसका जनरल फार्मूला। प्लस कब होगा इस वाले केस के लिए जब दोनों वाला सेम पैटर्न है, और माइनस है इस वाले केस के लिए जब ये पैटर्न और ये पैटर्न डिफरेंस आता है इस पैटर्न में। तो इसमें जब हम निकालेंगे और M का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास L है यहाँ से इस इक्वेशन से, तो इसका जब हम L इक्विवेलेंट निकालेंगे तो L प्लस 2L प्लस यहाँ पे 2M मतलब 2L, और यहाँ पे L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L प्लस 2L माइनस 2L। तो ये इज इक्वल टू 1 2 3 5L हो जाएगा हमारे पास, और ये इज इक्वल टू L हो जाएगा हमारे पास। तो इन दोनों का डिफरेंस आता है हमारे पास 4L इज इक्वल टू NL। NL यहाँ पे दिया हुआ है तो N इज इक्वल टू 4 ये हमारे पास आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।